खूब मन लगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना मोटिवेशन ठीक है ना। चलो आज हमने पॉलिंग स्केल क्या बताता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनको मेजर करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो है आपके पास क्या, एक्स ए क्या बता रहा है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम की। सपोज मेरे पास अगर कोई एच एफ एक एलिमेंट है, एच एफ, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, मुझे इसका बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में कुछ इनका रिलेशन दिया है। पॉलिंग ने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट मतलब कि एच की, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, बी एलिमेंट की, जैसे कि इसमें बी फ्लोरीन है, सुन रहे हो भाई, इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल्टा ई के होता है। भाई रिलेशन याद रहे तो ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इसलिए बता रही हूँ ताकि कहीं क्वेश्चन आए तो मतलब कहीं पे भी आ जाए तो ऐसा पता होना चाहिए कि इस तरीके का कोई फॉर्मूला है। अब जब एक दो बार क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो उसके बाद ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला है कि अगर हमें एनर्जी गिवन होगी इसके, इनकी बॉन्ड एनर्जी H2F2 से मिलकर बना होगा ना ये HF, अगर आपके पास H2 की एनर्जी आपके पास होगी, ई डेल्टा ई क्या है आपका, डेल्टा ई क्या है, इसकी एनर्जी, ठीक है, ई ए बी की एनर्जी जो मॉलिक्यूल है, माइनस में 1/2 किसकी एनर्जी, A2 और ए मॉलिक्यूल की, और प्लस बी मॉलिक्यूल के बीच की जो एनर्जी है, बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी से आप इसका हाफ करके इसका डेल्टा ई निकालते हो, तो डेल्टा ई का अंडर रूट 0.102 आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है। पर मैं फिर बोल रही हूँ, याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ना करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आप एनर्जी के रिलेशन से नेगेटिविटी निकाल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो डेल्टा ई निकाल सकते हो। मोलिकुलर स्केल ने क्या कहा, मोलिकुलर स्केल से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या निकलता है आपके पास, ए बी, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बतानी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखो उसकी, प्लस क्या लिखो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ, दिख रहा है आपको, क्लियर है भाई स्क्रीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे सपोज एक एम एलिमेंट है उसकी निकालनी है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाती है। क्लियर है, ठीक है। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है पॉलिंग में, ठीक है। अब ये क्या है, इसको छोड़ दो, ये वाला याद रखना। एक और बात, अगर मेरे पास किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस, हमने किया था ना, -55.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी, अगर इसकी 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्लस का, तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस का 5.7। किया था ना ये, किया था ना इस तरीके का, सोडियम में क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है आपकी, अगर आयनाइजेशन इसकी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगी। एक बार फिर मेरे को अगर कोई बच्चा बता दे, अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मैं फिर बोल रही हूँ, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना होता है तभी याद होती है। रोहित, क्या तुम क्लास में रेगुलर हो बच्चे, रोहित, रोहित रिप्लाई करो, नोनी आती है क्लास में, नताशा क्या तुम रेगुलर हो क्लास के अंदर, ठीक है। रोहित मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तमन्ना हैंड रेज करो जरा, कोई मुझे बता सकता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। ये मैं कम से कम तीसरी बार तुमने से डिफाइन करवा रही हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी। प्रियंका याद है, भूल गई, नोनी रेगुलर नहीं है क्लास में, क्योंकि मैंने कल की क्लास में देखा था नहीं, इसलिए मुझे लगा रेगुलर होंगी। भाई क्यों नहीं हो रेगुलर, गुंजन, दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा गौतम, नहीं पता किसी को भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, अरे भाई मेरे सामने होते ना, मैं एक चटाका लगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चे, मैं ये तीसरी बार बता रही हूँ। देव, आज हिमांशु नहीं आया क्लास के अंदर, हिमांशु काफी जवाब देता है, अच्छा ठीक है नौनी, तभी तो मैंने आज क्लास ली, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे ले नहीं पा रहे थे, देखो किसी को तो फायदा हुआ। चलो बताओ भाई, मुस्कान नहीं, याद भूल गए सब,
भाई कॉपी किताब लेके बैठा करो, कम से कम पिछले वाला नोट्स में से देख के तो बता दोगे कि क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? तुमने तो भाई मेरा दिल तोड़ दिया। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो वो तो रिलीज होकर कम कर देता है। आयनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जैसे सोडियम है और Na+ बना, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। मैम अरे मैं रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है आइसोलेटेड गैस एटम को रिमूव करने के लिए। हाँ ठीक बोला विशेष ने। हाँ तमन्ना बोलो, ये तमन्ना माइक। हाँ नरगिस तुम बता सकती हो, माइक ऑफ करो तमन्ना। नाजो कहाँ सोई हो आज? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चे? एनर्जी रिक्वायर्ड, 10 बार बता चुकी हूँ, याद रख लो। इंग्लिश नहीं आ रहा हो मतलब हिंदी में ही बता देते हैं मुझे कि इसको लॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या है, इसको निकालने के लिए अच्छा बता दिया अंजलि ने, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन लूजली बाउंड, या फिर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। टू रिमूव एन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम जो एनर्जी चाहिए वो क्या है आपकी? आयनाइजेशन है। भाई ये कम से कम तीसरी बार आपका रिपीट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब ऐसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो तो मुझे ऐसे लगा कि तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा तो मैंने मतलब ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए था भाई। तुम्हें ये बात पता थी क्या कि बस बताना नहीं आ रहा था? चलो, डायगोनल रिलेशनशिप एक टर्म है, जैसे हमारा नेट पे और ये सब टर्म्स थी, ऐसी एक डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? इससे क्वेश्चन 2 नंबर का आपके एग्जाम में सीबीएसई में आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से इधर जा रही हूँ, मेरे पास क्या था यहाँ पे? लिथियम लीना की रब से फरियाद, ठीक है ना, जो भी रहता है। उसके बाद क्या रहता है? बेरिलियम मैग्नीशियम बेगम के सरबारा। याद हुआ है तुम्हें? अभी तुम लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल अपने आप। ट्रिक भी बताइए, इससे याद हुआ है? किसी ने किया? प्रियंका ने तो कर लिया, और किसी ने किया है? गुंजन आपने किया? बच्चे नरगिस प्लीज ये कर लो, ये टेबल एक बार लिख लो, ठीक है, इसको बार बार लिख लो, याद हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है कौन से वाले बहुत जल्दी कर लेंगे। हैं? बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ ना फटाफट, आपको आनी चाहिए और ऐसे पता होना चाहिए कि कैसे लिखना कैसे, ठीक है। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या कह रहा है भाई? तुम पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ साइज क्या होता है? जिसने मुझे ये बता दिया ना, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज? मतलब इंक्रीज होता है। मैम इंक्रीज होता है। जानू है क्लास में? क्या कह रहे हो भाई तुम? गौरव, देव तुम कहाँ चले गए थे? देव देखो जरा ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। देव कटारिया, आदित्य, when we move from left to right size is, बोरोन के बाद कौन सा आता है आपका? बोरोन के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिंक, लेड, उसके बाद का नाइट्रोजन, नाना पापा आंटी सब बीमार, तो सुंदर सी मैम गलत है क्या? और क्या? when we move from left to right, अच्छा when we move down the group sizes, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो बढ़ रहा है। पहले फर्स्ट ये सेकंड ऑर्बिट है, फिर ये थर्ड ऑर्बिट है, मतलब कि और बड़ा शेल आ गया, फोर्थ ऑर्बिट आ गया, फिफ्थ ऑर्बिट आ जाता है, सिक्स्थ ऑर्बिट आ जाता है, इसके नीचे सेवंथ ऑर्बिट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है एन, जो प्रिंसिपल नंबर है वो बढ़ जाता है, मतलब कि आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो भाई लेफ्ट टू बॉटम में जाने पे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हमने एक डिक्रीज वाला पॉइंट भी तो याद किया था। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? साइज इसका डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। व्हेन वी मूव, लिख लेती हूँ भाई, ये इतनी छोटी सी बात है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तुक्के ना मारो, याद रखो चीजों को। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव increases,
साइज इज डिक्रीजेस। पहले मुझे बताओ कि आप जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, मतलब बीच का जो पॉजिटिव चार्ज है जो अपनी तरफ खींच रहा है इसको, ये यहाँ पहले लिथियम का 3 पॉजिटिव चार्ज था और ये वाला शेल था सेकंड ऑर्बिट का ही। अब ये सेकंड ऑर्बिट का ही सेल है लेकिन बीच में प्लस का 4 है, वही वाला सेकंड ऑर्बिट ही है। अभी सेकंड ऑर्बिट में ही घूम रहा है ना लेफ्ट टू राइट जाने में। बोलो भाई, ऑर्बिट थोड़ी चेंज हुआ है। सेकंड ऑर्बिट में ही यहाँ प्लस का 5 आया और ये आपका ये रहा, ये प्लस का 6 आया, अभी भी सेकंड ऑर्बिट ही है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ये साइज बड़े बना दिए और ये छोटे होते जाएंगे ना, क्योंकि बीच का चार्ज भाई बढ़ेगा तो वो अपनी तरफ क्या करेगा, इसको बाहर वाले उस जो ऑर्बिट है इसको खींचेगा ना अपनी तरफ ज्यादा उससे। भाई जितना ज्यादा इफेक्टिवली खींचेगा उतना छोटा इसका क्या होता जाएगा साइज। याद रहेगा अब? ऐसा लग रहा है ना आपकी, अब तो हमेशा याद रहेगा। बोलो भाई, ऐसा लग रहा है कि अब हमेशा याद रहेगा? लेकिन कल फिर पूछूंगी, फिर दिमाग से भूल। भाई याद रखो कि हम जब लेफ्ट टू होगा ना, हाँ डिक्रीज होगा बच्चे, डिक्रीज का, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, +6 +7 8 ऐसे करके ये बढ़ गया, बढ़ रहा है तो ये इसको अपनी तरफ और तेजी से खींच पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ ये खींच पा रहा है। पर नीचे की तरफ जाते हुए आपका ये जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, ठीक है। 3 अरे माइक ऑफ जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, अरे बोलो भाई माइक ऑफ रखो। +11 हो गया, लेकिन अब ये थर्ड ऑर्बिट हो चुका है, बात समझ में। इसके पास एक नया ही शेल ऐड हो गया है, इसीलिए इसका जो है साइज बढ़ जाता है। बात समझ में आई? हाँ या ना? या तो अगर ये याद ना हो तो इतना तो याद हो ही सकता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीजेस, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइजेस डिक्रीजेस। हाँ या ना? इसमें याद हो गया? याद हो गया, ये मैंने याद करवाया है भाई, बहुत बोल के तो नहीं हुआ, फिर भी तो मैं क्या करूं बताओ। अगर लेफ्ट टू राइट गए तो आपका साइज यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, टॉप टू बॉटम आए साइज इंक्रीज हुआ है। भाई यहाँ से यहाँ जाने में और इधर से इधर आने में थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगी ना। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि ये जो लिथियम है ना, ये मैग्नीशियम के साथ जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगी, मैच कर रही होंगी, क्योंकि देखो साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ये इधर से इधर गया तो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, ये यहाँ से डिक्रीज हुआ, लेकिन अगेन जब ये टॉप टू बॉटम आया तो क्या हो गया, साइज बढ़ गया, यानी कि फिर से इसके बराबर हो गया लिथियम के। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? डायगोनल रिलेशनशिप क्या कह रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप कह रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है ना सेम हो जाती है। प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है? क्योंकि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइजेस डिक्रीजेस एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइजेस इंक्रीजेस। तो जो डायगोनली रिलेशनशिप, डायगोनल ये जो है डायगोनल बन रहा है लिथियम और मैग्नीशियम का, इन दोनों की जो साइज है वो सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। द सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है बिटवीन अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन जिसको समझ के याद करनी है समझ के याद करो, रट के याद करिए रट के याद करो, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लिख तो लोगे, मतलब अगर उसमें टिक मार्क में आएगी तो कर लोगे। टिक मार्क में वैसे कैसे क्वेश्चन आते हुए देखेंगे, लेकिन आपको ही पता होनी चाहिए। द सिमिलैरिटी बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड and located diagonally in the periodic table is called diagonal relationship। समझ में आ गया diagonal relationship क्या है? अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है, कार्बन और फास्फोरस की जो है प्रॉपर्टीज वो सेम है, बताओ भाई क्यों? तो आपको लिखना है बस क्या, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, बोरोन और सिलिकॉन की, बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों के भी एकदम भी आपस में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाता है आपका। क्लियर है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, हाँ या ना? तो आपको एग्जाम में कुछ ना भी आता हो ऐसे लिखना, ग्रुप वन में कौन सा आता है आपका, लिथियम। ग्रुप 2 में कौन सा आता है आपका सबसे ऊपर, बेरिलियम। और ये ग्रुप 3 का 2-4 एलिमेंट एग्जांपल दे देना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एग्जांपल बताओ। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, बेरिलियम, और ये आ गया बोरोन, ये एल्यूमिनियम, और ये आपका आ गया कार्बन। और तो आपको लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, बोरोन और सिलिकॉन की। एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर सिमिलरिटी या सिमिलर इन साइज। तो आप लिखोगे ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, राइट। या फिर आ जाएगा कि दो एलिमेंट्स की पेयर्स दे दिया और पूछ लिया कि लिथियम इनमें से बताओ किसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपस में सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? इनको तो याद ही रख लो, लिथियम के साथ मैग्नीशियम का, बेरियम के साथ एल्यूमिनियम का, बोरोन के साथ सिलिकॉन का। क्लियर है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, समझ में आ गई बात? यस मैम। चलो फिर शील्डिंग इफेक्ट हमें पता है ना, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे शील्डिंग इफेक्ट वाले। और एक बार मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्योंकि कल की क्लास में तुम लोगों ने इसमें मुझे मतलब अच्छा सा आंसर नहीं दिया था किसी ने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, इन तीनों चारों में से किसका आयनिक रेडियस जो है सबसे बड़ा होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहे हो या मैं ही बताऊं? ए। लार्जेस्ट आयनिक रेडियस ए लग रहा है। पूनम जी कहाँ थी क्लास में? बाद में एंट्री करोगे तो मैं आज तो करवा दिया ज्वाइन। आ गई है पूनम, आज तो ज्वाइन हो गए हो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस? सोडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। भाई सबके सब डिफरेंट है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीजेस। इन सब में सबसे नीचे कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। MCS। CS। लीना की रब से फरियाद, याद आया? सीजियम, और सीजियम आपका सबसे ज्यादा बड़ा होता है पीरियोडिक टेबल में। क्यों भाई? व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज करता है, इसके बाद तो सब डिक्रीज ही कर रहा है। सबसे बड़ा यही वाला तो होगा, आया ना? यस मैम। ठीक है, सीजियम याद रखना। Which of the following has smallest in size? फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, इसका बताओ। मैम Na+। एक मिनट, स्मॉलेस्ट इन साइज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुई। किसने बताया ये आंसर? उन्हें समझ में आ गई है चीजें। भाई सीजियम है नताशा, सीजियम ये वाला, सीजियम प्लस, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम से भी नीचे आता है सीजियम। ठीक है। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज? नहीं भाई Na+ नहीं है इसका आंसर। तो कौन सा है इसका विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज? योगिता? मैम नाइट्रोजन। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो भाई क्या है, स्मॉलेस्ट इन साइज है ना इसमें लिखा हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर 5 देख रही हूँ, इसमें मैग्नीशियम भी था ना। फोर्थ में कौन सा स्मॉलेस्ट साइज? N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F इसका ऑर्डर भी बता सकते हो भाई तुम। सोडियम प्लस सबसे छोटा होगा, Na+, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव। किया है ना भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं ये। यस मैम। ये भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताया था जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे तो हमें Z किसका रेशियो देख रहे थे हम? मैंने E/Z लिखवाया था, पर आप Z/E भी कर सकते हो। Z/E जिसका ज्यादा बड़ा उसका, बट ये सब आप छोड़ो, रहने दो। आप इससे याद रखो नेगेटिव वाले से, क्या तुम Z निकालोगे फिर E निकालोगे फिर रेशियो देखोगे कौन सा बड़ा आ रहा है छोटा। याद हो गया भाई, जितना ज्यादा ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, और जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है उतना ज्यादा तो साइज क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। क्लियर है? ये भी कल की क्लास में बहुत बार बताया था, क्योंकि तुम्हें नहीं आता, प्रियंका को फिर समझ नहीं आया। हाँ प्रियंका बोलो, प्रियंका क्या कह रहे हो? Which has the smallest size? सोडियम, मैग्नीशियम, नियॉन, O2 नेगेटिव। किसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा? मैम Mg2+। Mg2+ का, राइट। ठीक है। इन विच पेयर सेकंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट? जो सेकंड एटम है वो पहले वाले से बड़ा है। ब्रोमीन और क्लोरीन में भाई कौन बड़ा होता है? सेकंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट। सोडियम मैग्नीशियम में क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो छोटा होता है भाई। इन विच पेयर द सेकंड एटम लार्जर? क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन बड़ा है? क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन बड़ा है भाई? अच्छा प्रियंका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल भाई। एक मैं सिंपल बात बता रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? आपके पास एक एटम पड़ा है, ठीक है, एक के पास 3 पॉजिटिव है तो सबसे छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना ज्यादा छोटा। फिर उसके बाद इसका A जो अगर न्यूट्रल होगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद A से इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। नेगेटिव जितने ज्यादा उतना ज्यादा बड़ा, पॉजिटिव जितना ज्यादा उतना ज्यादा छोटा। बोलो भाई, ऐसे ही तो हो रहा है। यस मैम।
थोड़ा सा भी करो भाई, नहीं तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी आगे प्रियंका। थोड़ा सा मतलब अभी टाइम है, मैं बता रही हूँ, फिर स्कूल खुल जाएंगे ना, उसके बाद इतना काम हो जाता है कि बिल्कुल कुछ टाइम ही नहीं बचता है। बताओ भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है? ब्रोमीन क्या है, बड़ा छोटा? ब्रोमीन का साइज बड़ा है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है। उसने मुझसे बोला है सेकंड आइटम बड़ा होना चाहिए, सेकंड आइटम बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम और सोडियम में सोडियम इधर होता है और मैग्नीशियम यहाँ होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए सोडियम कहाँ है, मैग्नीशियम कहाँ है। मैग्नीशियम और सोडियम में भाई मैग्नीशियम बाद में आ रहा है, यानी कि ये छोटा हो गया, इससे लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो जाता है, तो ये तो भाई छोटा होगा। कौन सा होगा मैम? फोर्थ वाला। मुझे चेक करने दो। नाइट्रोजन और स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में आओ। बेगम के सरबारा इसमें आता है ना, ये कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। बेगम के सरबारा, इसमें ये वाला क्या है, स्ट्रोंशियम जो है वो बड़ा होना चाहिए था। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन ये रहा, नाना पापा आंटी सभी मार। फास्फोरस जो है वो बड़ा, यस, सेकंड आइटम इज लार्जर देन द फर्स्ट, राइट। करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई ऑर्डर, इसमें बताना है रेडियस का ऑर्डर किससे किसका करेक्ट है, बता सकते हो? थोड़ा सा ट्राई करोगे अपने आप? ना जाओ गुंजन, खुद करोगे बच्चे ट्राई, क्योंकि मैं बता देती हूँ ना बार बार, तो तुम अपना दिमाग खुद नहीं खोलते हो, खुद नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार खुद से करके देखो। मैम फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ तो साफ मना कर रहा है। सेकंड जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ sorry, उसने sorry. बड़ा निशान दे दिया तो मतलब कि वो तो हो ही नहीं सकता। सेकंड के अंदर मैम मैंने साइन पे ध्यान नहीं दिया। अरे सारी चीजें ध्यान दो, साइन वाइन सब। कौन सा कह रहे हो? सेकंड? लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम। भाई लिथियम बेरिलियम Second, मैग्नीशियम आपका जो आता है उसमें क्या होता है, बेरिलियम छोटा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से लिथियम है, ये फिर आपका बेरिलियम होता है यहाँ पे, तो ये तो छोटा होना चाहिए था, यहाँ तो ये बड़ा बता रहा है इससे, क्योंकि व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। इसको देखो, O प्लस माने कितने इलेक्ट्रॉन आपके? O पॉजिटिव माने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 7 डिवाइडेड 8 आपका आएगा। O2 नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा इसके पास? 10 Z बाई ई का रेशियो लिखते हैं, Z बाई ई। Z आपका कितना है? 8 और इलेक्ट्रॉन है 7। ये है 8, ये है 10, ये है आपका 7। नाइट्रोजन का 7 होता है ना Z, और ये है 10। यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मैंने पहले ही बताया, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आ गया आपको उसको फिर क्या देना है, इसका रेशियो भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है भाई। M3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O प्लस। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अरे बोलो। ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ फ्लोरीन यहाँ, साइज छोटा होना चाहिए था व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो आपका ऑप्शन इज सेकंड ही बचा, सेकंड करेक्ट। चलो तो अब आ जाओ जरा कुछ, मैं तो कुछ जेई वाले क्वेश्चन करवाने की सोच रही थी, पर अभी तो तुम लोग इस पे ही अटके हो गए। आओ जरा इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है? कर सकते हो क्या? बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन, नाइट्रोजन, एटॉमिक रेडियस का आपको इसमें बताना है कि कैसा होगा। इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट रेडियस तो नहीं पता होगी, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है बेरिलियम से कार्बन पे जाने पे रेडियस क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। बेरिलियम की सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, है ना? तो फिर उसकी है ना, तो उसको अंदाजे से करना है क्वेश्चन को। ठीक है भाई, करोगे अपने आप सॉल्व? यस मैम। मैडम कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं करेंगे, है ना? हमें एक्सेप्शन में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन करते हैं। जेई वाले करवाऊं, ये वाले खुद करोगे अपने आप? ये थोड़ा इजी है, ठीक है? जेई वाले देख लेते हैं एक बार। द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट, दोनों ही करवा दूं, तुम खुद भी तो करो भाई कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, which electronic configuration neutral atom will have highest first ionization enthalpy? इन चार में से, चार ऑप्शन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? जिसने मुझे इसका आंसर बता दिया, हर बार मैं ये बोलती हूँ फिर तुम गलत बता देते हो कि तुम पढ़ रहे हो। मैम ए।
किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? थोड़ा सा और जूम कर दूं कि दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, बार बार बताइए बात। मैम फोर्थ। फोर्थ कैसा है? हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, क्या है? कुछ भी नहीं है फोर्थ। हाफ फील्ड और वो वाली फुल फील्ड होता है तब आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बहुत मुश्किल। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। दीक्षा, लेबा, बताओगे बच्चे? आदित्य, अंजलि। बी, यस बी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इसमें हाफ फील्ड है ना माने। अच्छा, कि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके से पी ऑर्बिटल बना हुआ है कि बताओ इनमें से, और ऐसे ही बना दिया, 3 में से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें 2 दे दिया, बताओ भाई किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी? तो भाई P3 वाले की, और इससे भी ज्यादा अगर P6 हो गया, सॉरी एक ये मतलब 3 है इसलिए, P6 हो गया तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम फॉर बेरिलियम, हीलियम, लिथियम, या फिर आयरन? मैम थर्ड है। थर्ड, थर्ड हाईएस्ट पूछिए। फर्स्ट आयनाइजेशन विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रही हूँ मैं। ओके। बोलो। बेरिलियम, हीलियम, लिथियम। भाई हीलियम जो है आपका 1s2 फुल्ली फिल्ड है। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन, हीलियम एक नोबल गैस है, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात है कोई? बताओ। नो मैम। समझ में आ गई? इसका आंसर क्या है? करेक्ट, सेकेंड। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, दीक्षा ने ठीक आंसर दिया अभी। Which of the following has the maximum ionization enthalpy? इनमें से बताना है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालना, और हमने पढ़ा है किसकी? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? थर्ड। थर्ड की, सेकंड की क्यों नहीं? आर्सेनाइड भी उसका ही है, नाइट्रोजन भी। नाना पापा आंटी सब बीमार। आपको पता है ना नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो हाफ फील्ड है, ठीक है ना? यस मैम। होनी तो किसकी चाहिए थी बात, लेकिन नाना पापा आंटी ये सब एक ही ग्रुप के, नाना पापा आंटी सब आंटी सबकी सब हाफ फील्ड ही हैं। When we move down the group, ionization enthalpy increases or decreases? मैम क्या? When we move down the group, ionization enthalpy is इंक्रीजेस। increases. यस मैम इंक्रीज। अरे भैया डिक्रीजेस है मैम। ऐसे इसको याद रख लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो क्या करती है आपकी? क्या करती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बना रही हूँ, एरो बना रही हूँ। भाई हम नीचे की तरफ जाते हैं, हमने पढ़ा है जबकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज जो है बड़ा हो गया भाई, बड़ा न्यूक्लियस से दूर हो गया। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो कितना आसान है, मतलब ऊपर वाले की कंपेयर में जो कि छोटा सा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पकड़े में अपने पास ही आया ना। ठीक है, तो जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? जो ऊपर है, नाइट्रोजन। ये जो मैं एक बना रही हूँ चार्ट, जरा इसको भी अपनी कॉपी में मतलब बना लो, याद रख लो। ऐसे ना भी समझ में आए तो एरो कम से कम याद रहे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, एरो जिस तरफ जा रहा है मतलब कि इंक्रीज हो रही है। टॉप, ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है? बढ़ रही है। मतलब कि नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो क्या कर रही होगी? घट रही होगी। क्लियर है? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो रही है? नीचे बॉटम से अप जाने में इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एरो बना लो अपनी कॉपी में। एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस के साथ क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो रही है? एरो समझ में आ रहा है कैसे बनाए हैं? एरो की साइन से समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ गए बढ़ रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर आए हैं तो ये बढ़ रहा है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम मतलब कि क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। क्लियर है? आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, बचा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जब व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है? हाँ या ना?
बचा क्या? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हो गया। टॉप टू बॉटम में जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कौन बताएगा भाई? जब हम नीचे की तरफ आते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ये तो बता दो भाई, ऐसे मत करो। कौन बताएगा? हाँ, इंक्रीज करती है। सतीश पूछ रहे हैं व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस भाई एनर्जी आपकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपकी क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियस। बताओ भाई सतीश को कौन बताएगा एंथैल्पी क्या है? किस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हम बार बार लिख रहे हैं, इस बात का मतलब क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है आपकी? इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। यार बनाया ना मैंने, इस तरफ जा रहा है तो इंक्रीज। ये इसको बना लो अपनी कॉपी में, याद रख लो, एक ही साइड पे बार बार रिवाइज करते रहो कि सारे के सारे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट में अगर साइज आपका डिक्रीज हो गया, सबके सभी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही साइज छोटा हुआ, एक ही बात याद रखो, लेफ्ट टू राइट साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? स्मॉल, डिक्रीज होते जा रहा है। तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो आपकी ये तीनों प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर रही है? बढ़ रही है। पर बीच में कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी याद रखिए। सतीश पूछ रहे हैं व्हाट इज एंथैल्पी। बच्चे व्हाट इज एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी आपको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी की हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बता सकते हो मुझे? क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताना है आपको। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। एक टर्म देखो यहाँ पे आई, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या तुम लोगों ने ये बात मैंने बताई है हमें क्लास में कि आपकी डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो इस बात का मतलब क्या है? कैसा है रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, मतलब कि आपकी जो हीट है वो निकल रही है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मतलब कि ध्यान से सुनना इस बात को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कि क्या? कि एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है भाई पता है? एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं? ऐड कर रहे होते हैं ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो मेरे पास है, मैं अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो ये डेल्टा एच क्या होता है? मेरे पास एक सपोज क्लोरीन एक एटम था, मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा। क्लोरीन में बार बार क्यों लिखती हूँ? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? कुछ रिलीज होगी, 22 कुछ भी अमाउंट जो है रिलीज हुआ, ठीक है। डेल्टा एच क्या है? इस बात का मतलब है कि डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव, रिलीज हुआ है। समझ में आई बात? हाँ या ना? एक बार रिपीट करना। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ तो आपकी एंथैल्पी मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है। एक एटम था आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी क्या हुई? यहाँ पर रिलीज हुई, कुछ ए अमाउंट एनर्जी का निकला। बात समझ में आई? एनर्जी की आया ना? वही आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। जितना ज्यादा वो चाहेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन, अब मैं Na में सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, भाई ये लेना नहीं चाहता इसको, ये लेगा ही नहीं, तो इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी। या फिर मुझे मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा रही हूँ ये होगा नहीं, जिसमें इजीली नहीं हो रहा, तो वहां पे डेल्टा एच जो है वो क्या आएगा? लेस नेगेटिव। कैसा आएगा? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब कि नहीं वो बाहर निकलेगी एनर्जी। बात समझ में? Na नेगेटिव बहुत मुश्किल है बनाना, आया ना? क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही था तो उसने ले लिया भाई, बना दिया। Na को तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पड़ी है, मैं गेन नहीं करता हूँ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में। पहले +6 था, +7 था, फिर +8 हुआ, फिर +9 हुआ। अब जो मैंने इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन जो मैं ऐड कर रही हूँ ना, वो क्या हो रहा है? इसी ऑर्बिट में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो ये तो भाई इसको +7 चार्ज ही खींच रहा था इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को +8 खींच रहा था। इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो मैं ऐड कर रही हूँ +9 खींच रहा है, तो कौन सा वाला ज्यादा तेजी से खींचेगा? +9 वाला ना। यस मैम। जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसका।
तो भाई होना, लेकिन हेलोजन वाली फैमिली के साथ एक एक्सेप्शन होता है हेलोजन और चैल्कोजन के साथ। चैल्कोजन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम वाला। और हेलोजन कौन से हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, क्या कि आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ थोड़ा सा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है आपका, सल्फर, सेलेनियम और ये आ जाता है ऑक्सीजन यहाँ पर। क्यों होता है ऐसा बताया था? ड्यू टू स्मॉल इन साइज। हाँ बताइए ना ये बात। टेलुरियम करूंगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है किसके लिए? इसके लिए। और इस वाले के कितना था? फ्लोरीन। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ये हर बार पूछ ली जाती है। सल्फर का क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर सिलीनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर क्लोरीन की। नेक्स्ट है जो फ्लोरीन वाले में होना तो ऑर्डर चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन होता क्या है? होता क्या है? याद है? भूल गए ये बात? मैंने बोला था ये बच्चों को बात याद नहीं रहती है, याद नहीं, और एक बात नहीं रहती कि नहीं पता होता आयनाइजेशन थेरेपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तुम्हें अगले दिन ही नहीं पता। नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक मत करना प्लीज। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। मैंने रीजन ही बताया था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड जो आपने किया ना वो इलेक्ट्रॉन ठीक से यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो पाता, रिपल्शन होता है। वो ये वाले बाकी के जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपने साथ टिकने नहीं देते, तो जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती जितनी ज्यादा किसमें होती है? क्लोरीन में। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हो वो अपने पास इसको बैठा लेता है। बात समझ में आ गई? आया भी अभी भी नहीं आया? प्रियंका आ गया मैम। हो गए? नाजो को तो समझ में आ गया। गुंजन आपको आया बच्चे? गुंजन तो ये एक्सेप्शन जो है इसे याद रखो। जो एक दो पॉइंट इस क्वेश्चन में कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया एटॉमिक रेडियस वाले से रिलेटेड, कैटायन का साइज छोटा, नायन का बड़ा, और बीच में आ गया आपका पेरेंट एटम। एक तो वो याद रखना है। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रिलेशन याद रखना है। तीसरा जो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताया है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर तुम रिवाइज कर रहे होंगे चीजों को तो तुम कर पाओगे उस क्वेश्चन को। चलो आ जाओ थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमने नहीं किए किसी क्लास में। ठीक है, करना है। Which of the following is most electronegative element? लिथियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? व्हेन वी मूव, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जब हम नीचे जा रहे हैं टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है आपके पास? 7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी? अगर वो एरो याद हो तो किसी ने लिखे हो तो। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? अरे बोलो भाई, मैंने बताया था एटॉमिक साइज यहाँ पे पड़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना? नरगिस बोलो भाई, नरगिस। जी 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 एफ। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब आप नीचे की तरफ गए, लिथियम आया, मैग्नीशियम आया, और सोडियम का आया, सोडियम यहाँ आता है और मैग्नीशियम आता है यहाँ आपका, है ना? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हमारा हाइड्रोजन ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऐड करने की जो वो है वो मतलब डिक्रीज होती जा रही है। हाइड्रोजन कहीं भी नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ होता है इन सब में। हाइड्रोजन हेलोजन में भी चला जाता है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इन सब में। एक चीज इनर्ट पेयर इफेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं बार बार भूल जाऊंगी, बार बार इसको पढ़वाना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट करवाया था भाई, जब तुम्हें आयनाइजेशन याद नहीं है 3 बार करवा के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं याद हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इनर्ट पेयर की डेफिनेशन किसी को याद है। किसी को याद है हमने जो लिखी थी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? नाजू को पता है? बोलो नाजू, कुछ भी याद हो, कोई भी पॉइंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी, 2 डेफिनेशन लिख पाई थी। बोलो नाजू, पता है? यस मैम। बताओ मैम इनर्ट पेयर इफेक्ट इज रिलक्टेंस ऑफ, बस एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलक्टेंस होते हैं, मतलब नहीं अपना वो देना चाहते। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है, मतलब कि जो एस है वो जाने से मना कर देंगे। तो जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी +2 की बढ़ती जाएगी।
क्योंकि अब देखो भाई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये कार्बन वाली फैमिली, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है NS2 NP2। तो भाई होना तो इसका क्या चाहिए था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 होनी चाहिए थी, मतलब कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए था। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ गई तो लाइट ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं दे रहा अपने एस वाले में। तो आपकी सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है। क्लियर है हाँ या ना? नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो +2, जब मैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो बढ़ रही है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ये मैंने क्लास में भी बताया था। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि NS2 यहाँ 14 ग्रुप है ये, ठीक है। NP2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो S वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया, लेड है इस यहाँ पर, इसका होना तो चाहिए था 4, इसका भी सबका 4 क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे अपने, लेकिन लेड ने नहीं दिए, रिलक्टेंस हो गए इसके एस जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन देने से इसने मना कर दिया, तो सिर्फ P ने दिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही, +2। लेड ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रही, क्योंकि S ने नहीं दिया तो सिर्फ P ने ही दिया। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नेट पे इफेक्ट बढ़ता जाता है, यानी कि S देने से मना करता जाता है, तो +2 वाली बढ़ती जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी उसकी। क्लियर है हाँ या ना? नहीं? एक बार भाई खुद से पढ़ लो क्या बोल रहा है, अपने आप ही पढ़ लो, मुझसे बताने से काम नहीं चल रहा है, तो पढ़ोगे हाँ या ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड वाली का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी Sn प्लस और Sn4+ है, इसमें से बताओ इन दोनों में से किसकी करेक्ट होगी। +2 और +4 में से तो इन दोनों में स्थिन की जो होती है, कौन सी स्टेबिलिटी जो होती है वो रहेगी। सारे। सारे कैसे हो जाएगा भाई? थर्ड थर्ड मैम ऑप्शन ए। थर्ड 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 क्यों? क्योंकि आपकी देखो भाई यहाँ से सिर्फ, जब मैं ये कहाँ गया वो जो मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ स्टेबिलिटी लेड वाला, मैंने कल भी करवाया था ये क्वेश्चन, एक मतलब इससे पहले भी, जब मैं PP प्लस का 2 जो है वो स्टेबल होगा, PP4 से करवाई थी ये बात। SN के बाद में कंपेयर आ जाएगा तो SN2 आ जाएगा तो, और यहीं पे अगर लेड के साथ क्या रहेगा आपका, +4 रहेगी, और ये SN वाली भी +4 रहेगी, तो स्टेबल कौन सा रहेगा, +4 वाला। याद है? नहीं पता भाई, सब भूल गए तुम, लिखते नहीं हो क्लास में, सिर्फ कान पे लीड लगा के बैठ जाते, वैसे करके सुनते रहते हो। ऐसे नीट क्लियर नहीं होगा या जेई क्लियर नहीं होगा। SN प्लस मैम रिवाइज हो गई। मैम इनर्ट हो गई। हो गया थोड़ा
अरे बाय कहाँ चल रही है? रुको 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 रुको, ऐसे मत किया करो भाई, क्लास में चले गए? नो मैम, जा रहे थे। जा रहे हो? चलो फिर, वैसे तो मैंने ज्वाइन कर लिया लैपटॉप से, अगर क्लास लेनी है तो क्या करना है बताओ? कल आओगे 11 बजे? यस मैम। यस मैम। तो फिर क्या करें, क्लास को एंड कर दें? मैम हम नहीं आ पाएंगे। कौन नहीं आ पाएंगे? तमन्ना? यस मैम। कितने बजे फ्री हो बच्चे? फिर कितने बजे आते हैं? कल की क्लास आपकी कितने बजे होती है? कल होती है क्लास? कल तो क्लास ही नहीं होती। कल क्लास है तुम लोगों की? नहीं ना? केमिस्ट्री की तो नहीं है ना? मैम हम 1 बजे से क्लास ले सकते हैं, उसके पहले लैब है हमारा। ठीक है, वैसे कल क्लास नहीं है आप लोगों की केमिस्ट्री की। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। कल तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, सैटरडे वाले दिन होगी। तो सैटरडे वाले दिन कितने बजे ले पाओगे? हम 11 बजे ले लेते हैं। रिवीजन वाली क्लास तो मेरे ख्याल से आपकी कल 3 बजे कुछ ऐसे कुछ